दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हार्ड अर्नड मनी। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? हार्ड अर्नड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मेहनत से कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ धन। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे उपेंद्र मैट आ बैगर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। MEET, मीट मतलब होता है मिलना, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है मैट। इसे नोट कर लीजिए, MET। क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, उपेंद्र मैट, उपेंद्र मिला, अ बैगर, बैगर मतलब होता है भिखारी, एक भिखारी से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे उपेंद्र मैट अ बैगर, एक दिन उपेंद्र एक भिखारी से मिला। द बैगर आस्क्ड उपेंद्र फॉर 5 रुपीज़। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आस्क मतलब होता है पूछना, उसके अलावा मांगने को भी आस्क कहा जाता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। क्या अर्थ हुआ? द बैगर आस्क्ड उपेंद्र फॉर 5 रुपीज़। आस्क फॉर मांगना होता है, इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ कि भिखारी ने उपेंद्र से 5 रुपये मांगे। उपेंद्र आस्क्ड द बैगर व्हाट ही वुड डू विद 5 रुपीज़। आस्क मतलब पूछना और उसके अलावा मांगना भी होता है, और ये सेकंड फॉर्म में आस्क। तो क्या अर्थ हुआ? उपेंद्र आस्क्ड, उपेंद्र ने पूछा, द बैगर, उपेंद्र ने भिखारी से पूछा, व्हाट ही वुड डू, वह क्या करेगा, विद 5 रुपीज़, 5 रुपये से। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? उपेंद्र आस्क्ड द बैगर व्हाट ही वुड डू विद 5 रुपीज़। उपेंद्र ने भिखारी से पूछा वह 5 रुपये का क्या करेगा। चलिए आगे देखिए। I will fill my empty stomach, said the beggar। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में विल का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, FILL। फिल का मतलब होता है खाली। और दोस्तों, EMPTY, एम्प्टी, इसको एम्प्टी पढ़ेंगे। फिल का मतलब भरना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और एम्प्टी का मतलब होता है खाली, ये एडजेक्टिव है। और STOMACH, स्टमक मतलब होता है पेट। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? आई विल फिल माई एम्प्टी स्टमक, मैं अपने खाली पेट को भरूंगा, सेड द बैगर, भिखारी ने कहा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि भिखारी ने कहा आई विल फिल माई एम्प्टी स्टमक, मैं अपने खाली पेट को भरूंगा।
वॉट विल यू डू इफ़ आई गिव यू 10 रुपीज़। क्या अर्थ हुआ? वॉट विल यू डू। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक फ्यूचर इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब हम फ्यूचर इंडेफिनेट में इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर विल को पहले मेंशन करना है, ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव वाक्यों को बना सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग किया गया है। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब होता है ऐसा शब्द जो वाक्य में किसी सवाल को पैदा करे, जिसे WH फैमिली वर्ड भी कहा जाता है, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट। तो यहाँ पर उसका भी इस्तेमाल किया गया है। WHAT व्हाट मतलब होता है क्या। तो दोस्तों जब हम किसी भी वाक्य में एक इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करना चाहते हैं तब हमें उस इंट्रोगेटिव वर्ड को हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से पहले मेंशन करना होता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? वॉट विल यू डू। वॉट मतलब क्या, वॉट विल यू डू तुम क्या करोगे, इफ़ यदि, आई गिव यू 10 रुपीज़ अगर मैं तुम्हें 10 रुपये देता हूँ। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वॉट विल यू डू इफ़ आई गिव यू 10 रुपीज़। अगर मैं आपको 10 रुपये देता हूँ तो आप क्या करोगे। आगे देखिए, आई विल बाय फूड फॉर माई ब्रदर ऑल्सो, ही रिप्लाइड। रिप्लाई का मतलब होता है किसी बात का जवाब देना, और सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड। ही रिप्लाइड मतलब उसने जवाब दिया। आई विल बाय फूड फॉर माई ब्रदर ऑल्सो। दोस्तों ALSO इसको ऑल्सो पढ़ेंगे। ऑल्सो का मतलब होता है भी, और ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ विल का यूज़ किया गया। तो उसने क्या जवाब दिया? आई विल बाय फूड फॉर माई ब्रदर ऑल्सो। मैं अपने भाई के लिए भी खाना खरीदूँगा, उसने जवाब दिया। एंड वॉट इफ़ आई गिव यू 20 रुपीज़। और उसने क्या कहा कि अगर मैं तुम्हें 20 रुपये देता हूँ, देन फिर आई विल स्टार्ट, मैं शुरू करूँगा, आ स्मॉल बिजनेस, एक छोटा व्यापार, ही सेड, उसने कहा। तो दोस्तों यहाँ तक समझ गए होंगे आप उसको। जब उस उपेंद्र ने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हें 10 रुपये दूँ तो तुम क्या करोगे, तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं अपने भाई के लिए भी खाना खरीद लूँगा। फिर उसने क्या कहा कि एंड वॉट इफ़ आई गिव यू 10 रुपीज़, अगर मैं तुम्हें 20 रुपये दूँ। तो उसने भिखारी ने क्या जवाब दिया? देन आई विल स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, फिर मैं एक छोटा व्यापार शुरू करूँगा। चलिए आगे देखिए। उपेंद्र फेल्ट वेरी प्लीज्ड एंड गेव द बैगर 50 रुपीज़। क्या अर्थ हुआ? उपेंद्र फेल्ट वेरी प्लीज। दोस्तों FEEL फील का मतलब होता है महसूस करना, सेकंड फॉर्म में फेल्ट FELT। और ये जो आप शब्द देख रहे हैं PLEASED, प्लीज्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खुश होना। तो जब हम इसे वर्ब बनाना चाहते हैं तब हम फील का भी यूज़ करेंगे। तो इस तरह से वर्ब और एडजेक्टिव को मिला के एक नई वर्ब हम बना सकते हैं, जिस फील प्लीज़ का मतलब होता है खुश होना, और सेकंड फॉर्म इसकी हो जाएगी फेल्ट प्लीज्ड। तो आप इसको याद रखें कि ये एडजेक्टिव है, लेकिन इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करने के लिए यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। ऐसा अक्सर जब देखेंगे आप, जब होता है कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बना रहे हैं जहाँ पर हम एक एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, वहाँ हमें एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में फील का यूज़ किया गया है। फील प्लीज मतलब खुश होना, और ये पास्ट का वाक्य है इसलिए यहाँ सेकेंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? उपेंद्र फेल्ट वेरी प्लीज्ड, उपेंद्र बहुत खुश हो गया। एंड गेव, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है, गिव मतलब होता है देना, सेकंड फॉर्म गेव। एंड गेव द बैगर 50 रुपीज़, और भिखारी को 50 रुपये दे दिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? उपेंद्र बहुत खुश हो गया और भिखारी को 50 रुपये दे दिए। द बैगर यूटिलाइज्ड द मनी एज ही हैड टोल्ड उपेंद्र। दोस्तों यूटिलाइज का अर्थ होता है किसी चीज़ का प्रयोग करना, इस्तेमाल करना, और सेकंड फॉर्म में यूटिलाइज्ड। तो क्या अर्थ हुआ? द बैगर यूटिलाइज्ड द मनी एज ही हैड टोल्ड उपेंद्र, भिखारी ने पैसों का इस्तेमाल किया एज ही हैड टोल्ड उपेंद्र, जैसा उसने उपेंद्र को बताया था। तो दोस्तों इसका मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि ये जो भिखारी है उसने उपेंद्र को बताया था कि यदि उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो वह कोई छोटा व्यापार शुरू करेगा, तो उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर सम ईयर्स, क्या अर्थ हुआ? और इस चीज़ को भी दोस्तों आप नोट कर लें कि आफ्टर, बिफोर, विदाउट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है जैसा यहाँ पर किया गया है। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना।
अच्छा, अगर आप इसको हार्ड वर्क, दो शब्द हैं, मैं चाहूँगा दोनों नोट कर लें। हार्ड वर्क नाउन है जिसका मतलब होता है मेहनत, और वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना, जो कि एक वर्ब है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा आप इन दोनों शब्दों को नोट कर लें। हार्ड वर्क नाउन है जिसका मतलब मेहनत, और वर्क हार्ड वर्ब है जिसका मतलब मेहनत करना। और दोस्तों मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग करके, वर्क हार्ड और हार्ड वर्क का प्रयोग करके आप दो वाक्य ट्रांसलेट करें। एक है वर्ब और दूसरा है नाउन, दोनों का ही प्रयोग करके आप दो वाक्य बनाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं। और दोस्तों मैं रिप्लाई में ज़रूर बताऊंगा कि यदि उसमें कोई करेक्शन होगी या वो करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा, तो मैं रिप्लाई करके उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो आप ज़रूर इन दोनों ही वाक्य, इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप वाक्य बनाएं और कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो क्या अर्थ हुआ? और जैसा मैंने आपको बताया, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों तक मेहनत करने के बाद, ही बिकेम एन ऑनर ऑफ ए बिग शॉप। दोस्तों बिकम का मतलब होता है बनना, और ये सेकंड फॉर्म है बिकेम। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर सम ईयर्स, कुछ साल मेहनत करने के बाद, ही बिकेम वह बन गया, एन ऑनर एक मालिक बन गया, ऑफ ए बिग शॉप वह एक बड़ी दुकान का मालिक बन गया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि मैं कहानी के मॉरल के बारे में बात करूँ तो दोस्तों मॉरल इस कहानी का यही है कि व्यक्ति को जो भी उसकी जीविका है, रोजी रोटी है, वो अच्छे ही माध्यम से कमानी चाहिए, एक सम्मानजनक काम करके। जैसा यहाँ पर हमने देखा कि ये जो भिखारी था, वो जो भीख मांगता था, लेकिन जब उसको कुछ पैसे मिले तो उसने अपना व्यापार करा और मेहनत करके वो व्यक्ति आगे बढ़ गया, और एक दिन वो एक बहुत बड़ी दुकान का मालिक बन गया। तो दोस्तों इस कहानी का जो मैसेज है वो यही है कि हमारे हालात जो भी हों, यदि हम परिश्रम करते हैं, जीवन में मेहनत करते हैं, तो हम आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। And apart from this guys, it's my request that whenever I give you any type of homework, do try to do this, because whenever you come to my channel, I'm sure that you trust me. That is why you come to my channel, because you believe that you can learn something. So it's my request that if I give you any type of homework, you must take it very seriously, and you should do your homework, because if you do this activity also, then obviously you will also improve your English. So guys, thank you so much for listening this. Have a nice day and bye.